नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि महिला बाल विकास के लिए है और इसके चारों खंड के क्वेश्चन रहेंगे, चाहे बात हो पोषण एवं स्वास्थ्य की खंड प्रथम की या फिर सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हो या फिर आपके बालक शिशु की देखभाल या फिर आपका प्रबंधकीय गुण की क्वेश्चन हो। तो सारे ही खंड के जो है क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एक एक करके देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नवजात शिशु में खतरे का संकेत बताएं। तो इसका आंसर होगा, शिशु को अधिक नींद अगर आ रही है तो वो खतरे का संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण से बचाव हेतु आवश्यक उपाय बताएं। तो पहला उपाय है, माँ को पोषण संबंधी शिक्षा दें। दूसरा, स्तनपान को प्रोत्साहन दें। तीसरा है, माँ की समुचित प्रसव पूर्व देखभाल। आंसर होगा उपर्युक्त सभी इसके सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मृत्यु का कप्तान किस रोग को कहते हैं। दोस्तों, मृत्यु का कप्तान कहते हैं तपेदिक रोग को। अगला क्वेश्चन है, वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है। दोस्तों, वायु द्वारा फैलने वाला रोग है तपेदिक। तपेदिक रोग किससे होता है, मतलब क्या जीवाणु से होता है या फिर विषाणु से। तो इसका आंसर होगा जीवाणुओं से। अगला क्वेश्चन है, भोजन में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। दोस्तों, इससे होती है रक्ताल्पता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता। जिसका आंसर होगा हीमोफीलिया में। अगला क्वेश्चन, आँखों को स्वस्थ रखने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। जिसका आंसर है विटामिन ए। अगला, शरीर में रक्ताल्पता की बीमारी का नाम बताएं। जिसका आंसर है एनीमिया। अगला क्वेश्चन, हिमालय की तराई के निवासी आयोडीन का प्रयोग करते हैं तो गलकंड या घेंघा रोग से बचने के लिए। क्यों करते हैं उपयोग आयोडीन का, तो इस बीमारी से बचने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा लगाया जाता है। जिसका सही उत्तर है अवतल लेंस। अगला, जुकाम, छींके, खांसी और ज्वर ये लक्षण किसके हैं। दोस्तों, ये लक्षण हैं इन्फ्लुएंजा के। अगला, राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान कहाँ स्थित है। जिसका सही उत्तर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, रेबीज के इलाज को किसने खोजा। जिसका सही उत्तर है लुई पास्चर ने। नेक्स्ट, छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाय किसके। तो आंसर हो जाएगा हैजा। अगला, शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं। तो जिसका सही आंसर है दोस्तों, शरीर में किस वो स्थिति है जिसे कैंसर कहते हैं, जैसे सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन होना और इससे स्वस्थ सेलों का दम घुटना और अंततः मृत्यु होना, ये स्थिति कैंसर की कहलाती है। अगला, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके द्वारा होती है। जिसका सही आंसर है लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा, अर्थात आरबीसी के द्वारा। नेक्स्ट है, किस रोग के जीवाणु कान के नीचे व आगे स्थित गिल्टियों को प्रभावित करते हैं। जिसका आंसर है कर्णफेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग नामक संक्रामक रोग के जीवाणु का वाहक बताएं। इसका सही आंसर है चूहा। अगला, किसकी कमी से मधुमेह का रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से होता है। नेक्स्ट, मलेरिया से कौन से दो अंग या ग्रंथियां प्रभावित होती हैं। तो इसका आंसर है तिल्ली और यकृत। नेक्स्ट, सूखा रोग किस अंग की बीमारी है। दोस्तों, ये है हड्डियों की बीमारी। नेक्स्ट, हार्ट अटैक का कारण बताएं। तो हार्ट अटैक का कारण है कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सामान्य टीकाकरण द्वारा बचाव न होने वाली बीमारी कौन सी है। इसका सही उत्तर है निमोनिया। डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका निमोनिया। अगला क्वेश्चन है, काली खांसी का चिकित्सीय नाम क्या है। दोस्तों, काली खांसी का चिकित्सीय नाम है पर्ट्यूसिस। नेक्स्ट, ग्लूकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है। इसका सही उत्तर है आँख। नेक्स्ट, बच्चों में तीव्र या ध्वनियुक्त श्वसन होना, खांसी तथा छाती का अंदर धंसना किस बीमारी के लक्षण हैं। इसका सही आंसर है निमोनिया रोग के लक्षण है ये। अगला क्वेश्चन है, खसरा के फैलने से बचने के लिए अति आवश्यक सावधानी बताएं। जिसका सही आंसर है रोगी को अलग रखना। नेक्स्ट, पर्ट्यूसिस का अन्य दूसरा नाम क्या है। तो पर्ट्यूसिस का दूसरा नाम है काली खांसी। सुजाक एक बीमारी है जो किससे फैलती है। तो ये फैलती है यौन क्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार की बालिका समृद्धि योजना का लाभ कितनी लड़कियों
पर मिलेगा, तो यह 2 लड़कियों पर मिलेगा। अर्थात इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली 2 बालिकाओं वाले परिवार को उनके जन्म पर 500-500 रुपए का फिक्स डिपॉजिट सरकार कराएगी, जो रकम उनकी विवाह के समय ब्याज सहित दी जाएगी। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे प्रकाश चंद्र सेठी। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन ही हुआ था 1972 में। तब उसके प्रथम अध्यक्ष मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्थात प्रकाश चंद्र सेठी बने थे और उसी टाइम पे उन्हें इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तथा उपाध्यक्ष की बात करें तो वो थे डॉक्टर दयाशंकर नाग। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में नवी पंचवर्षीय योजनाओं में कितनी धनराशि का व्यय के रूप में प्रावधान था? तो नवी पंचवर्षीय योजना में प्रावधान था 20,075 करोड़ का। मध्य प्रदेश में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई? जिसका सही उत्तर है 1 अप्रैल 1951। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था के कृषि आधार को सुदृढ़ करना। ठीक है। मध्य प्रदेश में 7वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक राशि किसमें व्यय की गई? तो जिसका सही आंसर होगा कृषि व सिंचाई पर। तृतीय पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? जिसका सही उत्तर है 1 अप्रैल 1961 से 66 तक। सेटबिल योजना किससे संबंधित है? दोस्तों, सेटबिल योजना संबंधित है गुमटी निर्माण से। इसका उद्देश्य ये था कि बेरोजगार शिक्षकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु स्थान का चयन करके गुमटी का निर्माण कराना। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम 2 कब से प्रारंभ हुआ? जिसका सही उत्तर है 1 अप्रैल 2005 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पक्षियों के संरक्षण की कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो ये चलाई जा रही है दुर्लभ विलुप्त पक्षी संरक्षण प्रोत्साहन योजना। अगला, मध्य प्रदेश में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना संचालित की जा रही है? जिसका सही उत्तर है जननी सुरक्षा योजना। मध्य प्रदेश की 11वीं पंचवर्षीय में निम्न में से किस पद पर सर्वाधिक राशि व्यय किए जाने का प्रावधान है? तो सही उत्तर है सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में दीनदयाल चलित अस्पताल योजना कब से प्रारंभ की गई? जिसका सही उत्तर है 29 मई 2006 से। नेक्स्ट, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई? इसका सही उत्तर है 2006। मध्य प्रदेश में पंचधारा योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की गई 1991 में। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये जो पंचधारा योजना है ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं के कल्याण व विकास हेतु के लिए इसकी स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के हितार्थ कौन सी योजना लागू की गई? तो ये की गई थी आपका उषा किरण योजना। तो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने तथा उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए उषा किरण योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई। कब की गई थी? तो यह की गई 29 जून 2008 को प्रतिभा पाटिल जो कि राष्ट्रपति थी उस टाइम पे, उनके द्वारा भोपाल में रविंद्र भवन में आयोजित एक समारोह के द्वारा। दोस्तों, गाँव की बेटी योजना में कितनी राशि दी जाती है? जिसका सही उत्तर है 500 रुपये। तो होता ये है इसमें कि जो गांव की बेटी योजना है इसके तहत गांव की एक प्रतिभावान बालिका को जो 12वीं में प्रथम श्रेणी में आई हो उनको 500 रुपये प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। शिक्षा गारंटी योजना में कितने दिनों के अंदर स्कूल खोले जाने का प्रावधान है? तो उस शिक्षा गारंटी योजना के तहत 90 दिन के अंदर स्कूल खोले जाने का प्रावधान रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाली योजना बताएं। तो मध्य प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाली योजना है ग्राम्य योजना। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ग्राम्य योजना लागू की, जिसके तहत महिलाओं को लघु व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। आंसर होगा ग्राम्य योजना इसका। राज्य की 10वीं पंचवर्षीय योजना में कुल कितनी राशि व्यय किए जाने का प्रावधान था?
तो दोस्तों ये 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है, तो इसमें प्रावधान था 25,736.25 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में दीनदयाल समर्थ योजना कब प्रारंभ की गई? इसका सही उत्तर है 2004। दोस्तों, राज्य सरकार ने मानसिक एवं शारीरिक रूप से निःशक्त लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 2004 को दीनदयाल समर्थ योजना का प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में रोजगार निर्माण बोर्ड का गठन कब किया गया? तो रोजगार निर्माण बोर्ड का गठन किया गया 2004 में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार ने विवेकानंद समूह दुर्घटना बीमा योजना कब प्रारंभ की? तो ये प्रारंभ हुई 28 जनवरी 2006 को। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 28 जनवरी 2006 को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक लोगों के वयस्क परिजनों के लिए विवेकानंद समूह दुर्घटना बीमा योजना का शुभारंभ किया। नेक्स्ट, बाल संजीवनी अभियान किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बाल कुपोषण से। मतलब इसका उद्देश्य है कि प्रदेश में बाल कुपोषण कम हो। इस अभियान में गंभीर कुपोषण वाले विकास खंडों व अन्य क्षेत्रों के लिए जिला स्तरीय विशेष कार्य योजना बनाई गई। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस शहर में वैश्विक पर्यावरण शहर योजना लागू की गई? तो ये लागू की गई थी भोपाल में। दोस्तों, गैस त्रासदी के शहर के धब्बों को हटाने के लिए इसे वैश्विक पर्यावरण शहर का रूप देने का संकल्प लिया गया इस योजना के तहत। मध्य प्रदेश में नवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो ये थी 1997 से 2002। मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका योजना कब प्रारंभ की गई? तो आंसर होगा 2004 में। इसका उद्देश्य था आदिवासी जिलों में चरणबद्ध रोजगार के माध्यम से गरीबी कम करने के उद्देश्य से इसे स्टार्ट किया गया। मध्य प्रदेश में पंचजा अभियान कब से लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था मई 2004 में। दोस्तों, पंचजा अभियान जो है ग्रामीण जनता से जुड़ी 5 मूलभूत चीजों जैसे जन, जंगल, जमीन, जल और जानवर के समुचित विकास व दोहन के लिए मई 2004 से पंचजा कार्यक्रम लागू किया गया। नेक्स्ट, जवाहर रोजगार योजना को कब प्रारंभ किया गया? तो इसका सही उत्तर है 1989 से। 89 में प्रारंभ किया गया जवाहर रोजगार योजना। इसके तहत ग्रामीण निर्धन परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य था, जिसका नाम बदला गया 1999 में और बदलकर नाम किया गया जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति व बंधुआ मजदूरों को प्राथमिकता दी गई। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जलाभिषेक योजना का प्रारंभ किस जिले से किया? जलाभिषेक योजना का प्रारंभ की बात हो रही है, तो ये किया गया नीमच जिले से। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वर्षों से अपेक्षित तालाब, बावड़ी व अन्य क्षतिग्रस्त संरचनाओं को पुनर्जीवित करने व नए तालाब बनाने के लिए नीमच जिले के छोटे से गांव दुदर्शी से जलाभिषेक योजना का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश के किस पंचवर्षीय योजना में 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया? तो ये रखा गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में। मध्य प्रदेश की 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत गांव में 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य था। अगला, मध्य प्रदेश रोजगार आश्वासन योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की गई 1993 में। दोस्तों, 2 अक्टूबर 1993 को इस योजना को प्रारंभ किया गया। 23 जिलों से प्रारंभ हुई थी ये योजना, जो वर्तमान में सभी जिलों पर लागू है। नेक्स्ट, किस योजना को 10 लाख कुओं की योजना के नाम से भी जाना जाता है? जिसका सही उत्तर है जीवन धारा योजना। दोस्तों, जीवन धारा योजना का क्रियान्वयन जवाहर रोजगार योजना की एक उप योजना के रूप में की गई, जिसका उद्देश्य राज्य में जल समस्या से निपटने हेतु कुओं का निर्माण करना है। इसलिए इसे 10 लाख कुओं की योजना के नाम से भी जाना जाता है या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक राशि किस क्षेत्र में लगाई गई थी?
तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान सर्वाधिक राशि जो लगाई गई थी वो सिंचाई एवं विद्युत के क्षेत्र में लगाई गई थी, आपका 56.92 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश सरकार की कौन सी योजना वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से प्रारंभ की गई? तो जिसका सही आंसर हो जाएगा जवाली योजना। ठीक है, ये जवाली योजना जो है वेश्यावृत्ति एवं निम्न स्तरीय व्यवसायों में लिप्त महिलाओं को सम्मानजनक व्यवसाय आरंभ कराने हेतु राज्य सरकार ने जवाली योजना प्रारंभ की। अगला, मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया था 1972 में। 24 अक्टूबर 1972 को राज्य योजना मंडल का गठन किया गया। अगला, मध्य प्रदेश सरकार की झुग्गी बस्ती सुधार की अयोध्या योजना प्रदेश के किस स्थान से प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की गई पंपापुर से। मतलब राज्य सरकार द्वारा ये प्रारंभ की गई झुग्गी बस्ती सुधार की अयोध्या योजना को राजधानी भोपाल में राहुल नगर पंपापुर से, ये जगह बताया कि कहाँ से आरंभ हुई। राज्य योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष होता है सीएम अर्थात मुख्यमंत्री। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना मध्य प्रदेश में कितने जिलों के लिए चलाई जा रही है? इसका सही उत्तर है 6 जिलों के लिए। अगला, और इसे स्टार्ट कब किया गया? तो 5 जून 2006 को स्टार्ट किया गया तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना। और वो जो 6 जिले हैं वो कौन कौन से हैं कि मतलब जो स्टार्टिंग में जो कितने जिलों से चलाई गई, तो 6 जिलों से चलाई गई। तो वो 6 जिले हैं बालाघाट, डिंडौरी, पन्ना, छतरपुर व टीकमगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के संबंध में निम्न कथन सत्य है बताएं। मतलब कि मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या है कि इस योजना के बीपीएल परिवारों को 3 रुपये प्रति किलो गेहूं दिया जाएगा, तो ये दिया जाता है, ये सही है। दूसरा, योजना में बीपीएल परिवारों को 4.5 रुपये प्रति किलो चावल उपलब्ध होगा, ये भी सही है। तीसरा, बीपीएल परिवार को प्रति माह अधिकतम 20 किलो अनाज दिया जाएगा, तो ये भी सही है। आंसर होगा उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, ग्रेन फॉर ग्रीन योजना क्या है? दोस्तों, ग्रेन फॉर ग्रीन योजना है वानिकी योजना, अर्थात राज्य में बिगड़े वनों एवं अनुपजाऊ भूमि को खेती योग्य बनाने हेतु विश्व बैंक की सहायता से एक नई वानिकी योजना ग्रेन फॉर ग्रीन को प्रारंभ किया गया। अगला, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ हुआ अप्रैल 2008 में। 26 अप्रैल को हुआ था, 26 अप्रैल 2008 को। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभिक विकास दर कितनी रखी गई? तो ये रखी गई 7.6%। नेक्स्ट, ट्राइसेम योजना कब प्रारंभ की गई? तो ट्राइसेम योजना प्रारंभ की गई 1979 को, अर्थात 15 अगस्त 1979 को ट्राइसेम योजना प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की किस योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का इलाज शासन अपने खर्चे पर कराती है? तो इसका आंसर होगा दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। इसके तहत अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लोगों का इलाज सरकार अपने खर्चे पर कराती है। अगला, विवेकानंद समूह दुर्घटना बीमा योजना किस आयु समूह के लोगों के लिए बनाई गई? तो ये बनाई गई 18 से 65 वर्ष आयु तक की लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है, रोजगार निर्माण बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो रोजगार निर्माण बोर्ड का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। नेक्स्ट, महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं का मुख्य कारण बताएं। तो इसका मुख्य कारण है, पहला पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव, दूसरा इंटरनेट का विस्तार, तीसरा विज्ञापन, पेंटिंग्स एवं चलचित्र में महिलाओं का अश्लील प्रदर्शन। अगला, विज्ञापनों या प्रकाशनों, लेखनों, पेंटिंग्स, चित्रों या किसी अन्य तरीके से महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व को रोकने के लिए 1987 में पारित अधिनियम कौन सा है? इसका सही उत्तर है महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम। कार्यस्थल में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ नियोक्ताओं के लिए आचार संहिता के रूप में दिशा निर्देशों को जारी किया किसने? जिसका आंसर होगा राष्ट्रीय महिला आयोग ने। दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ 1961 में।
दहेज निषेध अधिनियम नियमों को तैयार किया गया कब? तो ये किया गया 1985 में। अगला, दहेज निषेध नियम किससे संबंधित है? दोस्तों ये संबंधित है दूल्हा और दुल्हन को दिए गए उपहारों की सूचियों के रख रखाव से। अगला, दहेज निषेध महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं का मुख्य कारण देख चुके हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट, बाल विवाह को गैर कानूनी घोषित किया गया कब? तो ये घोषित किया गया 1860 में। विवाह हेतु निर्धारित वैध आयु बताएं। तो विवाह हेतु निर्धारित वैध आयु है पुरुष के लिए 21 वर्ष और महिला के लिए 18 वर्ष। अगला, यूनिसेफ की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2009 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में होने वाले बाल विवाहों में अकेले भारत का प्रतिशत बताएं। तो ये रिपोर्ट 2009 की, उसके अकॉर्डिंग 40%। घरेलू हिंसा कानून पारित हुआ, तो ये पारित हुआ 2005 में। घरेलू हिंसा कानून से महिलाओं का संरक्षण जो है अस्तित्व में कब आया? तो ये आया 26 अक्टूबर 2006 को। घरेलू हिंसा की घटनाएं अपेक्षाकृत अधिक होती है, तो ये होती है निम्न स्तरीय सामाजिक एवं आर्थिक वर्गों में। हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ 1955 में। दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ 1961 में। विशिष्ट बालकों के शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन हेतु निम्न में से कौन सा सोपान नहीं है? ऑप्शन है विशिष्ट बालक की पहचान, डॉक्टरी जांच, शारीरिक पुनः स्थापन या फिर शारीरिक अक्षमता को स्वीकारना। तो यहाँ पे निर्देशन हेतु कौन सा सोपान नहीं है बताना है, तो आंसर होगा शारीरिक अक्षमता को स्वीकारना विशिष्ट बालकों के शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन नहीं है, उसके सोपान नहीं है। बाकी आपका विशिष्ट बालक की पहचान, डॉक्टरी जांच, शारीरिक पुनः स्थापन, ये तीनों ही है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में भय का संवेग कौन सा विकार पैदा कर देता है जिससे उसकी सीखने की प्रक्रिया बाधित हो जाती है? ऑप्शन है भय से बच्चे में अंतर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है, भय से उनके नकारात्मक भाव बनते हैं, भयग्रस्त बच्चा अपने अंतर्निहित भाव को व्यक्त नहीं कर पाता जिससे परिणाम स्वरूप कुंठाग्रस्त हो जाता है। यही आंसर हो जाएगा इसका कि बच्चे में भय का संवेग अगर आ गया है तो क्या विकार पैदा कर देता है? तो भयग्रस्त जो बच्चा अपने अंतर्निहित भावों को व्यक्त फिर वो नहीं कर पाता, जिससे होता ये है कि वह कुंठाग्रस्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वे बालक जो भाषा बोलने, सुनने तथा लिखने में समस्या प्रदर्शित करते हैं वह किससे ग्रसित कहलाते हैं? तो बोलने में भी उनको समस्या हो रही है, सुनने में भी और लिखने में भी। तो आंसर हो जाएगा डिस्फेजिया से ग्रसित बच्चे कहलाते हैं ऐसे बच्चे। अगर अगला क्वेश्चन देखें, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की समस्या इनमें से क्या नहीं है? मानसिक रूप से पिछड़े बालक के बारे में बताने की क्या समस्या नहीं है, ठीक है? तो असफलता का भय ना होना ये समस्या नहीं है, बाकी धीमी गति से सीखना ये तो मानसिक रूप से पिछड़े बालक की समस्या है। आत्मविश्वास में कमी भी है और सीमित संप्रेषण भी है। अगला क्वेश्चन है, टर्मन के अनुसार मानसिक रूप से विकलांग बालक की बुद्धि लब्धि कितनी है? तो टर्मन के अनुसार जो बुद्धि लब्धि उन्होंने सबका बताया है कि इतने से कम वाले इतना, इतने से कम वाले इतना, ऐसा। तो जो विकलांग बालक कहलाएंगे कितनी बुद्धि लब्धि वाले? तो आंसर हो जाएगा 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक कहलाएंगे विकलांग बालक। अगला क्वेश्चन है, ऐसे बालक जो मौखिक रूप से सीखने में अक्षम है तो वह किससे ग्रसित कहलाएंगे? तो वो अपहेजा से ग्रसित कहलाएंगे, जो बालक मौखिक सीखने में अक्षम है। बाकी दोस्तों ये जितने भी ये कहने मतलब ये डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, ये अफेजा, अग्रेफिया और एलेक्सिया, जितनी भी ये बीमारी हैं और इनको हम एक अलग वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे जिसे आप देख लीजिएगा, बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपसे बनने भी लगेगा। अगला क्वेश्चन है, मंदबुद्धि बालक की विशेषता नहीं है, बताना इनमें से क्या नहीं है? तो ऑप्शन है कार्यकरण संबंधों को समझने में असफलता, तो ये तो है। बुद्धि लब्धि 105 से 110 के बीच, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, इनकी विशेषता नहीं है मंदबुद्धि बालकों की। आगे दिया त्रुटियां अधिक करना, तो ये तो इनकी विशेषता है, और जटिल परिस्थितियों को समझने में असफलता, तो ये भी इनकी विशेषता है। जो नहीं है पूछा है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बच्चे, बताना है कि इनमें से क्या प्रतिभाशाली बच्चों का गुण है? ऑप्शन ए, बिना किसी की सहायता से अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। दूसरा, मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी क्षेत्र में अस्वभावता अच्छा निष्पादन करते हैं, तो यही आंसर हो जाएगा प्रतिभाशाली बच्चे का, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा जो किससे ग्रसित है आपको बताना है। अगर वह सा को बाज पढ़ रहा है, न्यूक्लियर कॉन्क्लेयर पढ़ रहा है, तो इनमें अंतर नहीं कर पा रहा है, तो वो आपको बताना है कि किससे ग्रसित है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे ऐसा करते हैं, ऐसा उनको अंतर वो नहीं कर पाते। तो आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चे के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ क्या है। दोस्तों, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर या ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर या ग्रेड में प्रोन्नत करना। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसे होते हैं बताना है आपको। प्रतिभा ऑप्शन दिया है, स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं और शिक्षकों को स्वतंत्र होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं प्रतिभाशाली बालक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होता है। शारीरिक रूप से जो अक्षम होते हैं वो ग्रसित होते हैं डिस्ग्राफिया से। आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। एलेक्सिया में क्या होता है, तो एलेक्सिया में सीखने की अक्षमता होती है। वहीं अगर डिसलेक्सिया पूछता तो पढ़ने में अक्षमता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कैसी शिक्षा। ऑप्शन है, अन्य सामान्य बालकों के साथ, विशेष विद्यालयों में, विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष आवश्यकताओं द्वारा। तो आंसर होगा अन्य सामान्य बालकों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व तथा व्यवहार संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत तथा सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, वे क्या कहलाते हैं। तो वे कहलाते हैं विशिष्ट बालक। आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विशिष्ट बालक। अगला क्वेश्चन है, मौखिक रूप से सीखने में अक्षमता क्या कहलाती है। ऑप्शन है, अफेजिया, डिसलेक्सिया, अग्रेफिया या डिस्ग्राफिया। आंसर होगा अफेजिया। ठीक है, किसी बालक की बुद्धि लब्धि 150 है तो वह कैसा बालक कहलाएगा। अगर बुद्धि लब्धि 150 है तो वो अति प्रतिभाशाली बालक कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, गृह कार्य समय पर पूरा न करने वाला बालक कैसा होता है, या कौन सा बालक है। बाल अपराधी है, अपंग है, मंदबुद्धि है, पिछड़ा हुआ है। तो जो गृह कार्य समय पर पूरा नहीं करता वह बालक पिछड़ा हुआ बालक है। अगला, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि बताएं। दोस्तों, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि है 140 से अधिक। ठीक है, विकलांग बालक में किस प्रकार की भावना घर कर जाती है। ऑप्शन है, स्वाभिमान, सुस्ती, आत्मदैन्य, काल्पनिक अस्वस्थता। तो विकलांग बालक के बारे में बताना है, तो वहाँ पे आंसर होगा विकलांग बालक में आत्मदैन्य की भावना घर कर जाती है। अगला, विशिष्ट बालकों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जानकारी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। किसको बताना है आपको, तो यहाँ पे विशिष्ट बालकों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जानकारी प्रशिक्षण की आवश्यकता यहाँ पे होती है अभिभावकों को, अर्थात माता पिता को। अगला, अधिगम असुविधा युक्त बालकों में से विशेषता नहीं होती। कौन सी विशेषता नहीं होती, अधिगम असुविधा युक्त बालकों में। तो आंसर होगा ठीक प्रकार से स्कूल नहीं जा पाते अधिगम असुविधा युक्त बालक। तो यही इनकी विशेषता नहीं होती। बाकी क्या क्या होती है, तो समान बालकों से वह पिछड़ जाते हैं, मानसिक स्थिति सामान्य होते हुए भी परिस्थितियां के कारण ठीक ढंग से सीख नहीं पाते। अगला, समस्यात्मक बालक वे हैं जिनका व्यवहार और व्यक्तित्व गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह परिभाषा किसकी है, तो यह परिभाषा है वैलेंटाइन की। अगला, सामाजिक रूप से कुसमयोजित बालक में क्या विशेषता नहीं होती बताना है। तो इनमें नहीं होती है राजनीतिक विशेषता, बाकी आपका सामाजिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तीनों ही विशेषताएं होती है। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक रूप से अक्षम बालक निम्न में से किस प्रकार के नहीं होते। तो शारीरिक रूप से अक्षम बालक की बात हो रही है, तो कैसे नहीं होते, ये जड़ बुद्धि वाले नहीं होते, बाकी लंगड़े, लूले, पोलियोग्रस्त होते हैं। अगला, बहुल विकलांग बालक में दो या दो से अधिक अयोग्यताएं होती हैं जिन्हें उनकी देखभाल, शिक्षा और युवा जीवन की योजना के लिए ध्यान में रखना है। तो ये परिभाषा ऐसी किसने दी है। दोस्तों, ये परिभाषा दी है सनवार्टज ने, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन, अंधे बालक कौन होते हैं। अंधे बालक वे होते हैं जब उनकी दृष्टि एक्यूटी 20/200 होती है, वो बालक अंधे बालक कहलाते हैं। अगला, श्रवण क्षति युक्त बालक वे होते हैं कौन, तो श्रवण क्षति युक्त बालक होते हैं जिन्होंने बोलने से पहले ही श्रवण शक्ति खो दी हो। अगला, निम्न में से अपंगता का कारण कौन सा नहीं है। बीमारी, मनोरंजन, दुर्घटना या जन्मजात अनियमितता। आंसर होगा मनोरंजन जो है अपंगता का कारण नहीं है। अगला, पिछड़ा बालक वह है जो अपने स्कूल जीवन के मध्यकाल
अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य नहीं कर सकता जो कि उसकी आयु के लिए सामान्य कार्य है। यह कथन किसका है? आंसर यह कथन है, मतलब इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कथन है ये वर्ड का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। पिछड़ेपन का कारण निम्न में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन है शारीरिक कारण, स्वभाव संबंधी क्षेत्र, वंशानुक्रम या राजनीतिक कारण। तो आंसर होगा राजनीतिक कारण। अगला क्वेश्चन, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है? ऑप्शन है इनकी शैक्षिक उपलब्धि समान बालक से कम होती है। ऐसे बालकों के पिछड़ेपन का कारण वंशानुगत हो सकता है। ऐसे बालकों के पिछड़ेपन का कारण वातावरण हो सकता है, या फिर ऐसे बालकों को निर्देश देना एक समस्या नहीं है। तो इनकी विशेषता नहीं है, यही ऐसे बालकों को निर्देश देना एक समस्या नहीं है, ये इनकी विशेषता नहीं है मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की। बाकी ये इनकी विशेषता है कि इनकी शैक्षिक उपलब्धि समान से कम होती है, पिछड़ेपन के कारण वंशानुगत होता है, और पिछड़ेपन का जो कारण है वो वातावरण भी हो सकता है। अगला, फेंडरसन के अनुसार मंदबुद्धि बच्चों की शिक्षा के लिए जन्मजात है, मतलब शिक्षा के लिए जन्मजात, बताएं आंसर। तो सत्य है। अगला क्वेश्चन, मानसिक रूप से पिछड़े बालक को सामूहिक खेलों, सामूहिक कार्यों, पर्यटनों, अध्ययन की योजनाओं और विशिष्ट शिष्टाचार की शिक्षा द्वारा प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता। तो क्या ये सत्य है या असत्य? आंसर है असत्य। अगला, विशिष्ट बालकों की शिक्षा का आयोजन किस स्तर पर नहीं होता? तो इनका जो आयोजन होता है विशिष्ट बालकों की शिक्षा का आयोजन, वो सामुदायिक स्तर पर नहीं होता, केंद्रीय स्तर पर होता है, राज्य और स्थानीय। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक रूप से अक्षम बालक निम्न में से किस प्रकार के नहीं होते? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जड़ बुद्धि टाइप। अगला क्वेश्चन है, संरक्षण से तात्पर्य क्या है? संरक्षण से तात्पर्य है कानूनी तौर पर बच्चों के लिए बनाए गए अधिकार। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला, बाल श्रमिक अधिनियम के अनुसार किस उम्र के बच्चे किसी संस्थान में कार्य नहीं कर सकते? आंसर है 14 वर्ष से कम। अगला, आईसीपीएस के अधीन सेवाएं बताएं। तो इसके अधीन है संस्थागत देखभाल, गैर संस्थागत देखभाल और आपातकालीन सहायता सेवाएं। तीनों ही यहाँ पे आंसर हो जाएंगे, तीनों ही आईसीपीएस के अधीन सेवाएं हैं। अगला, बच्चों के आपातकालीन एवं सहायता हेतु किस टेलीफोन सहायता को बच्चों के लिए लागू किया गया? तो चाहिए है टेलीफोन नंबर 1098, अर्थात चाइल्ड लाइन 1098। अगला क्वेश्चन है, बालक को संवैधानिक रूप से सुदृढ़ बनाने हेतु कितनी बाल कल्याण समितियां देश भर में स्थापित की गई? ऑप्शन है 548, 624 या 542। आंसर होगा 548। अगला, बालक को संवैधानिक रूप से सुदृढ़ बनाने हेतु कितनी बाल न्याय बोर्ड देश भर में स्थापित है? तो बाल न्याय बोर्ड है 561 और 561। अगला, बालवाड़ी से किस आयु वर्ग के बच्चे लाभान्वित हो सकते हैं? तो बालवाड़ी की बात हो रही है, तो यहाँ लाभान्वित हो सकते हैं 3 से 6 वर्ष के बच्चे। अगला, एक बालवाड़ी में लगभग कितने बच्चे लाभान्वित होते हैं? तो एक बालवाड़ी में 25 से 30 बच्चे लाभान्वित होते हैं। मध्य प्रदेश में कितनी बालवाड़ियां हैं? तो मध्य प्रदेश में 6 बालवाड़ियां हैं। बालक देखभाल के अंतर्गत आता है, बाल देखभाल के अंतर्गत आता है मानसिक विकास, बौद्धिक विकास और शारीरिक विकास। आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला, गैर संस्थागत देखभाल की विशेषता इनमें से क्या नहीं है और क्या है? तो देखिए, गैर संस्थागत देखभाल की विशेषता है सर्वांगीण विकास, स्वाभाविक जीवन से संबंधित विकास, अनुभवों पर आधारित विकास। लेकिन क्या विशेषता नहीं है? तो उद्देश्यपूर्ण विकास गैर संस्थागत देखभाल की विशेषता नहीं है, ये है संस्थागत देखभाल की विशेषता। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर कर दें उन दोस्तों को जो इसके लिए आवेदन कर चुके हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, संस्थागत देखभाल का उदाहरण इनमें से क्या नहीं है? स्कूल, पुस्तकालय, कॉलेज, समाज। तो आंसर होगा समाज। किस अवस्था के बालक की देखभाल आवश्यक है? तो जो है आपका ये किशोरावस्था, बाल्यावस्था, सहसावस्था, तीनों ऑप्शन है, तीनों ही सही है, तीनों ही अवस्था के बालक की देखभाल आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, यौन शिक्षण देने वाले अध्यापक में कौन सा गुण आवश्यक है? तो ऑप्शन है सच्चरित्रता, यौनांगिका ज्ञान, संवेगात्मक परिपक्वता या फिर ये सभी। दोस्तों, यौन शिक्षण देने वाले अध्यापक में ये तीनों ही गुण का होना आवश्यक है, तो आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में संरक्षण की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है? ऑप्शन है शैक्षिक, व्यक्तिगत, व्यावसायिक। तो आंसर होगा किशोरावस्था में संरक्षण की आवश्यकता हमें तीनों ही क्षेत्र में होती है, चाहे वो शैक्षिक हो, व्यावसायिक हो या व्यक्तिगत हो। अगला, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को।
बाल्यावस्था में किस प्रकार के संरक्षण की आवश्यकता होती है? दोस्तों, बाल्यावस्था में व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक तीनों ही प्रकार की संरक्षण की आवश्यकता होती है। अगला, अवधारणाओं का विकास का मुख्य रूप से कौन सा विकास का हिस्सा है? जो अवधारणाओं का विकास है वो किस तरह की विकास का हिस्सा है? तो अवधारणाओं का विकास है बौद्धिक विकास का हिस्सा। अगला, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का घटक बताएं। इनका घटक है पहला, रक्त सुरक्षा कार्यक्रम, लक्ष्यीकृत दखल, गैर सरकारी संगठन सहयोग। तो आंसर होगा उपरयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, संस्थागत शिक्षा साधन है क्या? परिवार, समाज, स्कूल या फिर मित्र मंडली? संस्थागत शिक्षा साधन है दोस्तों स्कूल। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही उत्तर है। अगला, बालक की संस्थागत देखभाल के अंतर्गत क्या आता है? तो इसके अंतर्गत आता है आपका शारीरिक विकास, मानसिक विकास और चारित्रिक विकास, मतलब सारे ही। अगला क्वेश्चन, देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता किसके लिए है? तो सभी के लिए, मतलब विकास के लिए भी, समायोजन के लिए भी और भावी जीवन की योजना बनाने के लिए भी। अगला, बच्चों की देखभाल आवश्यक है नैतिक, संवेगात्मक विकास हेतु, मानसिक विकास हेतु। तो बच्चों की देखभाल तीनों के लिए ही आवश्यक है, नैतिक के विकास के लिए, संवेगात्मक और मानसिक विकास हेतु। अनाथ बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होती है? दोस्तों, इनके लिए मुफ्त शिक्षा की आवश्यकता होती है। अगला, डिसलेक्सिया संबंधित है किससे, कौन से विकार से? तो डिसलेक्सिया जो है वो पठन विकार से संबंधित है। अगला, भारत में एड्स HIV महामारी की पहली घटना किस वर्ष संज्ञान में आई? दोस्तों, ये आई 1986 में। अगला क्वेश्चन है, कॉलीकैल्सिफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? विटामिन D1, D3, D2 या फिर कैल्शियम? आंसर होगा विटामिन D3। कैल्सी कैलीकैल्सिफेरॉल जो है वो है रासायनिक नाम विटामिन D3 का। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विटामिन है जो सह एंजाइम की भूमिका निभाता है? ऑप्शन है एस्कार्बिकम, थायमिन, नियासिन, राइबोफ्लेविन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एस्कार्बिक अम्ल। अगला, अंडे की जर्दी निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व का प्रचुर स्रोत है? तो अंडे की जर्दी की बात हो रही है तो यहाँ पे आंसर होगा बायोटिन। बायोटिन का प्रचुर मात्रा में स्रोत है बायोटिन का। अगला, रिकेट्स नामक की बीमारी निम्नलिखित में से किस खनिज लवण की कमी के कारण होता है? तो रिकेट्स होता है दोस्तों कैल्शियम की कमी के कारण। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। यह बीमारी जो है डी की कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ठीक है। एक वयस्क महिला की प्रोटीन की आवश्यकता कितनी है आपको बतानी है दोस्तों। ये ICMR 2010 वाले है, 2020 वाला नहीं है। तो 55 ग्राम प्रतिदिन का है ये ICMR 2010 के अकॉर्डिंग। बात करें 2020 के अकॉर्डिंग कितना है एक वयस्क महिला का प्रोटीन की आवश्यकता, तो ये है 45.5। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 600 यूजी रेटिनॉल कितने यूजी बीटा कैरोटीन के समान है? तो आंसर होगा 4800। अगला, एक वयस्क पुरुष जो मध्यम श्रेणी का कार्य करता है उसकी ऊर्जा की आवश्यकता कितनी है? तो आंसर है 2730। तो 2730 जो है ये भी ICMR 2010 के अकॉर्डिंग है, लेकिन ICMR 2020 का पूछा जाएगा अभी, तो इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा? किसकी बात हो रही है? मध्यम श्रेणी के कार्य करने वाले वयस्क पुरुष की। तो ICMR 2020 के अकॉर्डिंग है 2710 मध्यम आकार के पुरुष की ऊर्जा किलो कैलोरी पर डे की। ठीक है। और वही बात करें हैवी वर्कर की, तो वहाँ पे हो जाएगा 3470, और सामान्य से भी कम जो कार्य करते हैं उनके लिए हो जाएगा 2110। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी का क्या परिणाम होगा? दोस्तों, विटामिन ए की कमी से होता है आपका स्कर्वी, और इसका रासायनिक नाम पूछे तो रेटिनॉल है। इसकी खोज किसने की? तो मैकलन ने की। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, कौन सा एक ऑक्सीकरण विरोधी नहीं है? ठीक है। ऑप्शन है स्कार्बिकम, ट्रिप्टोफेन, विटामिनिया, सिलेनियम। आंसर होगा ट्रिप्टोफेन। अगला क्वेश्चन है, बंगेलोब्लास्टिक प्रकार की रक्ताल्पता मुख्यतः किसकी कमी से होती है? तो ये होती है विटामिन B12 एवं फोलिक अम्ल की कमी से। अगला क्वेश्चन है, प्राणिज आधार खाद्य पदार्थों से बी समूह का निम्नलिखित विटामिन प्राप्त होता है? तो बी समूह का ये होता है प्राप्त साइनोकोवॉल्मिन। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला, निम्नलिखित में से एक उपकरण खाद्य पदार्थों की ऊर्जा मान ज्ञात करने के काम आता है? तो उपकरण कौन सा है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बॉम कैलोरीमीटर। अगला,
वृद्धि चरण में ऊतक निर्माण हेतु मानव शरीर को निम्न पोषक तत्व की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। पोषक तत्व बताएं, तो आंसर होगा केवल प्रोटीन और ऊर्जा। निम्नलिखित में से किसी एक विधि के द्वारा दालों में विटामिन सी की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है, वो विधि बताएं, तो आंसर होगा अंकुरण। अगला, बालिकाओं में किशोरावस्था की द्रुत वृद्धि अवधि कितने से कितने वर्ष की होती है, तो आंसर हो जाएगा आपका 11 से 14 वर्ष। अगला, नवदुग्ध अर्थात खीस में पाए जाने वाले पोषक तत्वों में से निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य मानव दूध की तुलना में दुगने से अधिक मात्रा में होता है, तो आंसर होगा प्रोटीन। 1 वर्ष की आयु का होने पर किसी सामान्य स्वस्थ शिशु का भार कितना हो जाता है? 1 वर्ष की आयु का हो जाने पर इनका भार हो जाता है उसके जन्म के भार का 3 गुना। समान वयस्क के लिए आईसीएमआर द्वारा स्वीकृत दैनिक आहारीय प्रोटीन की मात्रा बताएं। समान वयस्क की बात हो रही है, प्रोटीन की मात्रा आपको बतानी है। तो ये दिया है आईसीएमआर 2010 के अकॉर्डिंग, आंसर होगा 1 ग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक भार का। अगला क्वेश्चन है, पालक निम्नलिखित में से किसका सर्वोत्तम स्रोत है? आंसर होगा लौह तत्व का। लौह तत्व दोस्तों लाल रोधिक कणिकाओं में हीमोग्लोबिन के बनने के लिए आवश्यक होता है। अगला, धात्री स्त्रियों की पोषक तत्व आवश्यकताएं भी गर्भवती स्त्रियों के समान ही बढ़ती है, केवल एक अपवाद के साथ। आंसर हो जाएगा लौह तत्व। इसमें एक अपवाद है, जो एक गर्भवती स्त्री को इस समय 8 मिलीग्राम अतिरिक्त लौह लवण लेना चाहिए। अगला, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की आवश्यकता गर्भावस्था में नहीं बदलती, तो ये है आपका मैग्नीशियम। 25 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन, 8 मिलीग्राम अतिरिक्त आयरन, 600 मिलीग्राम अतिरिक्त कैल्शियम लेना पड़ता है, लेकिन मैग्नीशियम की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे भले ही वो गर्भावस्था की स्थिति ही क्यों ना हो। और ये जो भी अतिरिक्त मात्राएं दी गई है प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम की, ये आईसीएमआर 2010 के अकॉर्डिंग दी गई। अगला क्वेश्चन देखें, लेकिन आपको पढ़ना है इस एग्ज़ाम के लिए जो 2025 में होगा, 2024 का महिला बाल विकास का, उसके लिए आपको आईसीएमआर 2020 के डाटा पढ़ने हैं, क्योंकि उसी के क्वेश्चन आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप, सूजन एवं मूत्र में प्रोटीन का निष्कासन होना क्या कहलाता है? दोस्तों ये कहलाता है गर्भावस्था की विषाक्तता। अगला, मधुमेह जो केवल गर्भावस्था की अवधि में देखा जाता है वह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है जेस्टेशनल मधुमेह। अगला, प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच के दौरान मां को किस टीके को लगवाने की सलाह दी जाती है? प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच के दौरान तो ये दी जाती है टेटनस के टीके की। धनुष स्तंभ भी कहते हैं उसे, धनुष टंकार भी कहते हैं। अगला, एक गर्भवती मां को उत्तम स्वास्थ्य हेतु प्रसव पूर्व परामर्श में क्या बताया जाना चाहिए? दोस्तों पहला तो विकिरण अनाश्रयता से बचाव, मदिरा एवं धूम्रपान से बचना, कब्ज से बचना और स्वास्थ्यवर्धक आहार लेना, ये तीनों ही चीज़ों से मतलब उनको परामर्श देना चाहिए। अगला, बीसीजी का टीका शिशुओं को निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से बचाता है? तो आंसर होगा क्षय रोग। इसे टीबी कहते हैं, इसे तपेदिक कहते हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्षय रोग। अगला, डीपीटी के टीके में पी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो पी शब्द का प्रयोग किया गया है पर्ट्यूसिस के लिए। अगर डी का पूछे तो डिप्थीरिया, टी से पूछे तो टेटनस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टीका मुख से दिया जाता है? दोस्तों पोलियो का टीका मुख से दिया जाता है। पोलियो का टीका ओरल टीका कहलाता है, ओरल दिया जाता है इसे। वर्तमान में निम्नलिखित बीमारियों में से किस बीमारी के लिए टीका नहीं है? ऑप्शन है खसरा, तनिका शोध, क्षय रोग या डेंगू। तो देखिए डेंगू का जो है अभी तक टीका उपलब्ध नहीं है, बाकी क्षय रोग, तनिका शोध, खसरा तीनों का ही है। अगला क्वेश्चन है, रोटा वायरस टीका निम्नलिखित में से किस बीमारी से बचाता है? रोटा वायरस की बात हो रही है, तो ये बचाता है दस्त की बीमारी से। अगला, टीकाकरण के लिए प्रयुक्त सिरिंज एवं सुइयों का विसंक्रमित करने का उपकरण क्या कहलाता है? दोस्तों ये कहलाता है आउटोक्लेव। अगला, यह जांच करने के लिए कि वेब सर्वर उपलब्ध है या नहीं, कौन सी लाइन उपयोगिता कमांड काम में आ लेंगे? तो आंसर होगा पिंग। इनमें से कौन सी फॉन्ट शैली नहीं है? बोल्ड, रेगुलर, इटैलिक, सुपरस्क्रिप्ट, तो आंसर हो जाएगा सुपरस्क्रिप्ट। फॉन्ट उपकरण पट्टी पर फॉन्ट आकार उपकरण में उपलब्ध सबसे छोटे और सबसे बड़े अक्षरों का आधार क्या है? तो आंसर होगा 8 से 72। किस पोषक तत्व के पाचन से रेप्सिन एंजाइम का संबंध है? इरेप्सिन एंजाइम का संबंध बताना है, तो वो पोषक तत्व है प्रोटीन। प्रोटीन पोषक तत्व के पाचन से इरेप्सिन एंजाइम का संबंध है। प्रोटीन की कमी से शरीर में विकृति आ जाती है तथा क्वाशियोर का रोग भी हो जाता है।
किन रक्त नलिकाओं के रक्तस्राव को रोकने के लिए दबाव बिंदुओं को दबाया जाता है? तो धमनियां को रोकने के लिए दबाव बिंदु को दबाया जाता है, वो रक्त नलिका है धमनियां। धमनियां रक्त नलिकाओं के रक्तस्राव को रोकने के लिए दबाव बिंदुओं को दबाया जाता है। किशोरावस्था के प्रारंभ होते ही कौन से हार्मोन स्राव शारीरिक वृद्धि को बढ़ा देता है? तो आंसर होगा आपका लैंगिक हार्मोन जो है स्राव, हार्मोन्स का जो स्राव होता है वो शारीरिक वृद्धि को बढ़ा देता है। एमएस डॉस के साथ कार्य करते हुए कौन सा कमांड विशेष फाइल को एक डिस्क से दूसरे डिस्क में स्थानांतरित करता है? आंसर होगा कॉपी कमांड। किस कमांड का प्रयोग फाइल को किसी अन्य से अथवा किसी अन्य प्रारूप या फॉर्मेट में सेव करने के लिए किया जाता है? आंसर होगा सेव एज। सेव एज होता है, सेव ऑल, सेव क्या होता है कि सेव ऑल, सेव एज, सेव न्यू ऑप्शन फाइल मेन्यू में उपलब्ध होते हैं। बताया गया कि किस मेन्यू में उपलब्ध है, सारे ही फाइल मेन्यू में उपलब्ध है। आंसर इसका होगा सेव एज। अगला क्वेश्चन, रोहन का कक्षा में ऊपर से 7वां स्थान, नीचे से 26वां स्थान है। कक्षा में बताना कितने विद्यार्थी? रीजनिंग का सवाल है, तार्किक क्षमता जो आपका सेकंड पार्ट में टॉपिक है। आंसर हो जाएगा 32। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीएन की बहन है, डीएन की माँ है, एसजी के पिता, टीएस की माँ, टी और जी का क्या रिश्ता है? पास को 56178250 लिखा जाए और यूरोप को 13749, तो ये इसका पूरा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, आगे देखेंगे इसे। सबमिट कर में से किसके द्वारा लिखी गई आर्थिक नियोजन पर पुस्तक लिखी गई? फ्रेंड्स, सर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। नेतृत्व के लिए निम्न में से कौन सा गुण आवश्यक है? इसके लिए आवश्यक है बुद्धिमत्ता। ग्रामीण महिलाओं के समूह के नेता में निम्न में से कौन सा प्रमुख गुण होना चाहिए? तो होना चाहिए समूह का हित। एक अच्छा नेता होता है कैसा? एक अच्छा नेता होता है फ्रेंड्स अपने अनुयायियों के बीच आपसी स्नेह और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने वाला। अगला क्वेश्चन, आप एक समूह के नेता हैं जिसमें एक सदस्य को छोड़कर सभी सदस्य एक ही जाति व धर्म के हैं, उस सदस्य के प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो निष्पक्ष तरीके का होना चाहिए। अगला, समूह कार्य क्या कहलाता है? दोस्तों, समूह कार्य कहलाता है लोगों के साथ मिलजुल कर कार्य करने की विधि। अगला, आप जिस कंपनी में कार्य करते हैं उसकी उन्नति के लिए आपको अपने अधीनस्थों से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? तो हमें करना चाहिए विनम्रता से, विनम्रतापूर्वक व्यवहार। कोई विधायक अथवा सांसद नेता का निम्न में से कौन सा प्रकार होता है? तो ये होता है प्रजातांत्रिक प्रकार का नेतृत्व। बोगार्डस ने नेतृत्व के लक्षणों को क्या बताया? बोगार्डस ने बताया धैर्य, मित्रता या चेतना। जांच पड़ताल के प्रश्न साक्षात्कारकर्ता द्वारा पूछे जाने वाले बताएं कौन से हैं? तो आंसर होगा पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ही। मतलब प्राथमिक प्रश्न के बाद पूछे जाते हैं व्यक्ति की ईमानदारी का परीक्षण करने के लिए, या फिर और साक्षात्कारकर्ता में अनुभव और संवेदनशीलता को की आवश्यकता के लिए। अगला, एक स्पष्ट सीक्वेंस में बताना है। सबसे पहले तैयारी, देन प्रशिक्षण और फिर मूल्यांकन। अगला, पर्सन सेंटर्स अप्रोच के संस्थापक कौन हैं? तो ये हैं कार्ल रोजर्स। निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श के नैतिक सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आता? तो वो है पक्षपात नहीं। सिग्मंड लिखित में से कौन से तथ्य पर दवाओं के दुरुपयोग जैसे मुद्दों के लिए नहीं कर सकते? तो यही नहीं है। ग्रामीण व्यवस्था में एग्जैक्ट है, 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इन 2 गद्यांश दिया जाएगा और इसी से पढ़ के आपको इनका आंसर देना होगा। तो इसे आप देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन है ये।